हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपना 12th क्लास का जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम वन वर्ड पढ़ेंगे। वन वर्ड में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट कॉल्ड ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। आप ऐसा कैपिटल अकाउंट बताइए जिसका बैलेंस हर साल चेंज होता है। तो कैपिटल अकाउंट हम दो मेथड में बनाते हैं, जो हमारी कैपिटल फिक्स होती है और जो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है। तो फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में हमारा जो बैलेंस है वो हर साल चेंज होता रहता है। हम जो कैपिटल लगाते हैं उसमें ओपनिंग कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन से प्रॉफिट आता है वो, इन सबको हम ऐड करते हैं और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा पूंजी खाता है वो हर साल बदलता रहता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, the person who have entered into partnership with one another are collectively called। अगर साझेदारी में अगर कोई नया आदमी बिजनेस में आता है या कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स, यानी कि साझेदार। तो साझेदारी में जब कोई नया आदमी बिजनेस में आता है तो उसको हम साझेदार यानी कि पार्टनर कहते हैं। थर्ड, हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन ऑफ ए पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरों में आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है तो हम पार्टनर को कुछ भी नहीं देते हैं। हम बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं ना ही हम उनको इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करते हैं, और ना ही हम उनको सैलरी, कमीशन वगैरह कुछ भी देते हैं। अगर हम पूरे सवाल में कुछ देते हैं तो बस इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, और वो भी किस रेट से देते हैं? 6% पर एनम या एनुअल। इसका मतलब होता है टाइम का हमें ध्यान रखना है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को 6 महीने के लिए पैसे उधार दिए तो उसको हम ब्याज भी 6 महीने का ही देंगे। तो पर एनम मतलब प्रतिवर्ष, और एनुअल मतलब वार्षिक। हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो वो प्रतिवर्ष 6% वार्षिक की रेट से देंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जो नेक्स्ट वन वर्ड है वो है, द कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज इज टर्म्स बाय विच नेम। वो पैसा जो कोई साझेदार या बिजनेस का जो पार्टनर है वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। बिजनेस से अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए यानी कि निजी उपयोग के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग यानी कि आहरण कहते हैं। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड अलोंग विथ कैपिटल अकाउंट इज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें विच अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर अलोंग विथ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब हमारी पूंजी स्थायी होती है तो हमें कैपिटल अकाउंट के साथ में कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड रेशियो एंड द न्यू रेशियो इज कॉल्ड। हमें पुराने अनुपात में और नए अनुपात में जो अंतर आता है उस डिफरेंस यानी उस अंतर को हम क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो। तो जब पुराने पार्टनर जो नया पार्टनर आता है उसको हिस्सा दे रहे होते हैं तो उतने रेशियो से जो पुराने पार्टनर है वो कम हो जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो यानी कि त्याग का अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गुडविल इज ऑलवेज चेंज्ड। गुडविल किस प्रकार की है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम और ज्यादा होती है? तो ये है हमारे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति यानी कि रैट गुडविल। अगर हम अपना बिजनेस हर साल चेंज कर देते हैं, अगर हमने बिजनेस की प्लेस यानी कि जगह हर साल 1-2 साल में बदलते रहते हैं तो जब हम अपने बिजनेस बेचेंगे ना तो हमारे बिजनेस की हमें कोई भी अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस की गुडविल ही नहीं हो पाई है, इसलिए। तो इसमें हम आंसर जो होगा वो हमारा रेट गुडविल होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल का जो वैल्यूएशन करते हैं वो क्यों करते हैं? हम गुडविल की जो वैल्यू निकालते हैं, कीमत निकालते हैं, वो क्यों करते हैं? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। हम ये चेक करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसकी जो लाभ कमाने की जो क्षमता है या कैपेसिटी है वो कितनी है। नेक्स्ट 9 नंबर, द सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू। जो त्याग अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? प्राप्ति अनुपात के। अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो जितना एक पार्टनर देता है ना वही दूसरे पार्टनर को मिलता है। अगर हम किसी को 10 रुपए दे रहे हैं तो सामने वाले को 10 ही रुपए मिलेंगे। तो जो सैक्रिफाइस रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? गेनिंग रेशियो को। और हिंदी में त्याग अनुपात किसके बराबर होता है? प्राप्ति अनुपात के। नेक्स्ट,
गिव टू रीजन फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम जो अपना बिजनेस है वो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो कोई एक रीजन बताइए कब बिजनेस को पुनर्गठन मतलब नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई एक साझेदार बिजनेस में आएगा या फिर कोई एक साझेदार बिजनेस से जाता है तो हमें बिजनेस को नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। इंग्लिश में उसी को रिकंस्टिट्यूशन और हिंदी में उसी को पुनर्गठन कहते हैं। नेक्स्ट, इज इट नेसेसरी टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी पार्टनरों के जो रेशियो हैं वो चेंज होते हैं तो क्या गुडविल की वैल्यू निकालना जरूरी है? यस, बिल्कुल। हमें जब भी हम बिजनेस के जो पार्टनर होते हैं, जब भी आपस में उनके जो अनुपात होते हैं वो बदलते हैं, उस समय हमें अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरों को जो भी पैसा वगैरह मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, वो गुडविल के बेस पे ही मिलता है। नेक्स्ट, हमारा 12 नंबर का जो वन वर्ड है वो द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। अगर कोई बिजनेस या व्यापार सामान्य से ज्यादा लाभ कमा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिलाभ, यानी कि सुपर प्रॉफिट। तो जब भी कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है या एक्चुअल प्रॉफिट कमाता है उसको हम सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ कहते हैं। नेक्स्ट, हमारा 13 नंबर का द इंक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू रिवैल्यूएशन increases only the capital of old partner। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है और उसमें हमारी कोई भी जो एसेट्स है वो घट रही हो तो ये जो कैपिटल से जो प्रॉफिट हुआ है हमें या फिर जो रिवैल्यूएशन से हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हम किसको बांटते हैं? सिर्फ क्या वो प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनरों को बांटते हैं? बिल्कुल सही है। अगर हमें रिवैल्यूएशन से कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनरों को ही देना पड़ता है। बिजनेस में जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हम हिस्सा नहीं देते हैं, उस प्रॉफिट में हम उस सिर्फ ओल्ड पार्टनरों का ही हिस्सा होता है बस। 14 नंबर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिकंस्टिट्यूशन इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट। जब हम अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं या रिकंस्टिट्यूशन हो रहा हो हमारा बिजनेस, हम बिजनेस को नए सिरे से जब शुरू करते हैं तो जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज यानी कि संपत्ति और दायित्व में जो भी चेंज आता है उसको हम किस अकाउंट में लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंट के नए स्टैंडर्ड है कुछ, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे संबंधित होता है? तो जब भी हम अपना गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उसमें अप्लाई होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो हमारा लास्ट चैप्टर है अकाउंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, 16 नंबर इन विच फॉर्म डज द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन कैश टू हैव ए शेयर इन द प्रॉफिट। जब बिजनेस में एक नया पार्टनर आता है तो वो अपने घर से दो चीजों के लिए पैसा लाता है। पहला, या तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लाता है। अगर वो गुडविल के लिए पैसा लाता है तो हम उसको देंगे प्रॉफिट में हिस्सा, और अगर वो कैपिटल के लिए पैसा देता है तो हम बिजनेस में जो भी असेट्स होती हैं उसमें नए पार्टनर को हिस्सा देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो हम उसको प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं, तो उसको अपने घर से जो नगद पैसा लाना पड़ता है उस पैसे को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता होता है? नॉमिनल अकाउंट। ये सिर्फ एक नाम मात्र खाता होता है, इसमें हमें सिर्फ एसेट्स से और लायबिलिटीज से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ता है, इसलिए इसको हम नाम मात्र खाता कहते हैं। नेक्स्ट, 18 नंबर व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग ए प्रीमियम इन कैश इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन विच रेशियो। जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है और वो प्रीमियम यानी कि नया पार्टनर अगर कुछ पैसा गुडविल यानी कि प्रीमियम के लिए लाता है तो इसको हम किस रेशियो में बांटते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। नया पार्टनर जो भी अपने घर से पैसा गुडविल के लिए लाता है उसको हम हमेशा ओल्ड पार्टनरों को बांटते हैं, और किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि त्याग के अनुपात में बांटते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, व्हाई
इज इट नेसेसरी टू कैलकुलेट ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जब भी एक साझेदार बिजनेस से रिटायरमेंट यानी कि बिजनेस को छोड़ करके जा रहा है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ता है? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्योंकि अगर एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा होता है तो जो पुराने पार्टनर हैं उनका हिस्सा बढ़ जाता है। उनका हिस्सा कितना बड़ा है ये जानने के लिए हम हमेशा गेनिंग रेशियो निकालते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वन वर्ड है वो है 20 नंबर। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज क्लेम इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? अगर कोई एक साझेदार यानी कि पार्टनर बिजनेस में एक्सपायर हो जाता है या फिर वो मर जाता है तो उसका जो हिस्सा है वो किसको जाता है? उसका जो लीगल हायर होता है या फिर जो डिजीज पार्टनर होता है उसको जाता है। अगर कोई एक साझेदार बिजनेस में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है हम सारा का सारा हिस्सा उसको देते हैं। या तो उसकी वो वाइफ हो सकती है या फिर उसका बेटा हो सकता है। नेक्स्ट 21 नंबर। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड विच पार्टनर? अगर कोई एक साझेदार बिजनेस से जा रहा होता है या वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो हमारे पास उस समय जो भी पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट अभी तक हमने बांटा नहीं है, उसको हम किस पार्टनरों में बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर में। अगर मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, अगर इसमें से सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो वो साल के एंड में जा रहा होगा, तो हमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बिजनेस में जो भी सेविंग्स या बचत वगैरह होती हैं उसमें हमें तीनों को ही हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें बोला है ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट, गिव वन रीजन फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्यों बिजनेस से एक पार्टनर जा सकता है, कोई एक वजह बताइए। तो बहुत सारे केसों में एक पार्टनर बिजनेस से जा सकता है ड्यू टू इल हेल्थ और ड्यू टू ओल्ड एज। अगर एक पार्टनर लगातार बीमार रह रहा है तो वो बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, या फिर अगर कोई साझेदार जिसकी उम्र ज्यादा हो गई हो और वो अपनी मर्जी से अगर बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है तो हम उसको जाने देंगे। नेक्स्ट, इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? अगर साझेदारों में आपस में विघटन यानी कि अगर साझेदार या बिजनेस के पार्टनर बिजनेस से अलग हो रहे हैं तो क्या बिजनेस को बंद करना कंपलसरी है? डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज नॉट नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जी नहीं। अगर बिजनेस से एक पार्टनर जा रहा है या 2 जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं तो हम उनको जाने देंगे, लेकिन हमारा जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस में रिमेनिंग पार्टनर यानी कि जो पार्टनर बाकी के बचे हैं वो अपना लाभ या फिर वो जो अपना बिजनेस है वो कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस से 1 या 2 पार्टनर जाए तो बिजनेस को भी हमेशा के लिए बंद किया जाए। नेक्स्ट, द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टाइम कॉल्ड। अगर कोई एक बिजनेस समय के हिसाब से बंद हो रहा है या फिर किसी कारणवश अचानक हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़े तो उसको हम किस प्रकार का विघटन कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ द सडन इवेंट। अगर हमारे बिजनेस में कोई अचानक कोई घटना घट जाए तो हमें अपना बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। At which value the assets of a dissolved firm are transferred to the realization account? जब एक बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो रहा होता है तो उस समय हमारे बिजनेस में जितनी भी असेट्स होती हैं उनको हम किस वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? बुक वैल्यू। हिंदी में इसी क्वेश्चन का मतलब होगा, अगर हम अपने बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं यानी कि बिजनेस का विघटन हो रहा है तो उस समय जो संपत्तियां हैं वो हमें किस खाते में स्थानांतरित करनी पड़ती हैं? पुस्तक मूल्य पर। किताबों में जो उनकी कीमत होती है उस कीमत पर हमें जो हमारे पास असेट्स यानी कि संपत्ति होती है उनको ट्रांसफर करना पड़ता है। नेक्स्ट, when all the partners or all the partner except one is declared insolvent, then which dissolution is it? अगर एक साझेदार या एक को छोड़ करके सारे साझेदार दिवालिया हो जाए, दिवालिया का मतलब होता है हमारा बिजनेस कर्जे में चल रहा है, हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा में लॉस हो गया, तो इस प्रकार का जो विघटन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर एक साझेदार या सारे ही साझेदार बिजनेस के घाटे में चल रहे हो तो कोर्ट की तरफ से हमारे अपने बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर आएगा और इस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? अनिवार्य विघटन, यानी कि अब हमें अपना बिजनेस कंपलसरी बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया है।
नेक्स्ट 27, व्हेन इज द रियलाइजेशन अकाउंट ओपन? रियलाइजेशन अकाउंट कब खोला जाता है? वसूली खाता। वसूली खाता कब खोला जाता है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। जब बिजनेस हमेशा के लिए हम बंद कर रहे हैं, हमारा बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा है, तो हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है, उस समय हम रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता खोलते हैं। Which type of shares are given priority in the payment of dividend? अगर हम अपना बिजनेस यानी कोई कंपनी चला रहे हैं और लोगों ने अगर हमारे बिजनेस में हमें पैसा दिया है कैपिटल यानी कि पूंजी के तौर पर, तो हमें उनको लाभांश यानी कि लाभ में हिस्सा देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताइए, हम अगर शेयर पर डिविडेंड देंगे तो पहले हमें इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंशियल शेयर को, किसको हमें लाभ में हिस्सा पहले देना है? प्रायोरिटी मतलब पहले, तो प्रेफरेंशियल शेयर। पूर्वाधिकार अंशों को पहले हमें लाभ में हिस्सा देना है, उसके बाद जो कंपनी के असली मालिक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि समतांशधारी, बाद में हम लाभ उनको देंगे, या लाभ में हिस्सा हम बाद में बिजनेस के मालिक जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर उनको बाद में देंगे। प्री मतलब पहले, पहले हम प्रेफरेंशियल शेयर वालों को लाभ में हिस्सा देंगे। When shares are issued at more than its nominal value, जब हम अंशों को यानी कि शेयर को उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है उससे बढ़ा करके बेचते हैं, तो इस प्रकार के शेयर इशू को हम क्या कहते हैं? इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम। हमने जो शेयर इशू किए हैं वो प्रीमियम के बेस पर इशू किए हैं। नेक्स्ट 30 नंबर, What action can be adopted by the company on non-payment of calls on shares? कंपनी किस प्रकार का एक्शन लेगी अगर हमने किसी को शेयर बेचे हैं और वो हमें अगर किसी भी एक कॉल पर पैसा ना दे रहा हो, तो कंपनी किस प्रकार से उसको ट्रीट करेगी? मान लो हमने शेयर इशू किए हैं और किसी ने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया है, लेकिन वो हमें फर्स्ट या सेकंड कॉल में से कोई भी पैसा ना दे रहा हो, तो हम उससे जो अपने शेयर है वो वापस छीन लेंगे। इंग्लिश में उसी को बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर, और हिंदी में उसी को बोलते हैं अंशों का हरण। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी किसी भी एक किस्त का भुगतान न कर रहा हो, तो उससे हम अपने अंश वापस ले लेंगे। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द शेयर फोरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? अगर कोई आदमी या पर्सन हमारी किस्त का भुगतान ना कर रहा हो, या मान लो उसने हमें फर्स्ट या सेकंड कॉल का पैसा ना दिया हो, तो हम उससे जो अमाउंट छीनते हैं या जो फर्स्ट या सेकंड कॉल के बाद हम उससे शेयर अपने वापस ले लेते हैं, तो वो जो पैसा है वो हमें कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट 32, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डज ए कंपनी पोसेस? कंपनी किस प्रकार का व्यक्ति होती है, या फिर कंपनी किस प्रकार की व्यक्ति होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। भगवान ने इंसानों को बनाया है और इंसान लोग मिलकर के जब एक ग्रुप बनाते हैं, जब एक कंपनी बनाते हैं, तो उसी को हम कंपनी यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक बनावटी आदमी है, एक आदमियों का ग्रुप है, उसी को हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट 33, the part of share capital which is called at the time of winding up of a company is called the part of shares। हमारी पूंजी का वो हिस्सा जो हम अपना बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर रहे हो, उस पूंजी को अगर हम मांगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं, संचित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट, द पर्सन्स बाय whom a company is established are called। कंपनी किसके द्वारा स्थापित की जाती है, या फिर उन आदमियों के नाम बताइए जिनके द्वारा कंपनी स्थापित की जाती है। प्रमोटर्स। प्रमोटर्स ही वो आदमी होते हैं जो कंपनी को खड़ा करते हैं, कंपनी के लिए नए नए ऑफर वगैरह लाते हैं, कंपनी की मार्केटिंग करते हैं और कंपनी को प्रमोट यानी कंपनी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिसिप्ट डिड यू टॉक अबाउट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर? अगर हमने अपने शेयर यानी कि अंशों को बढ़ा करके बेचा है प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर जो कंपनी को पैसा मिलता है उस पैसे को हम किस प्रकार का रिसिप्ट कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। उस पैसे को हम पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे।
ये हमारी डेली होने वाली इनकम नहीं है, ये हमारी जो इनकम है वो किस प्रकार की है, कैपिटल नेचर की है, ऐसा पैसा जो हमें कभी कभी मिलता है। नेक्स्ट, द रिटर्न कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड। अगर हम किसी को पैसे लंबे समय के लिए उधार हम किसी से लेते हैं या फिर हम किसी को देते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, लॉन्ग टर्म लोन। कंपनी को व्यापार करने के लिए लंबे समय के लिए लोन चाहिए होता है, उसको हम डिवेंचर बोलते हैं। तो जब कंपनी किसी से लंबे समय के लिए लोन लेती है तो बदले में कंपनी उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम बदले में आपको क्या देंगे, ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। नेक्स्ट, नेम द डिवेंचर विच मे बी रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। आप उस प्रकार के डिवेंचर का नाम बताइए जो कंपनी के समाप्ति पर ही वापस किया जाएगा। या फिर उसकी सिंपल सी लैंग्वेज है, कंपनी ने जिन जिन लोगों से लोन लिया है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म लोन लिया है ऋण पत्र पर, कंपनी ऐसे कौन से डिवेंचर है जिनका पैसा कंपनी बंद करते समय ही या फिर बंद करने के बाद ही लौटाएगी। इरिडीमेबल डिवेंचर, अशोधनीय ऋण पत्र। इन लोगों से जब कंपनी लोन लेती है या फिर लंबे समय के लिए जब पैसा उधार लेती है तो कंपनी पहले ही क्लियर कर देती है कि हम आपको इंटरेस्ट तो पर ईयर देंगे, लेकिन आपकी जो लॉन्ग टर्म लोन जो हमने लिया है आप लोगों से, वो पैसा हम तभी आपको वापस करेंगे जब कंपनी हमेशा के अपना बिजनेस बंद कर रही होगी। नेक्स्ट, 38 नंबर, व्हाट आर दोज डिवेंचर कॉल्ड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। आप उस प्रकार के डिवेंचर बताइए जिसको हम कुछ समय बाद शेयर में यानी कि अंशों में बदल सकते हैं, यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं। कन्वर्टाइल डिवेंचर, परिवर्तनीय जो ऋण पत्र होते हैं उसको हम कुछ समय बाद शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट इशूड फॉर ए लॉन्ग टर्म लोन आर कॉल्ड। कंपनी जब लंबे समय के लिए लोन लेती है और जिस डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की हम जो लास्ट वन वर्ड करने जा रहे हैं वो हमारा 40 नंबर है। बाकी के वन वर्ड अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का हमारा जो लास्ट जो वन वर्ड है वो है, इन विच हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी इज शोन अकाउंटिंग टू शेड्यूल। जब हम कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी हेडिंग में शो करती है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है बचत और लाभ। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कंपनी बचत और लाभ हेडिंग में शो करती है। ये हमारा मेन हेड है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हमारी ओवर होती है।